अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 51 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ प्राइमरी और फॉरेन की के बारे में डिटेल के साथ बात करूंगा। पिछले वीडियो लेसन के लास्ट में मैंने कहा था कि जो ये वीडियो लेसन है ये जॉइंट से रिलेटेड होगा, लेकिन मुझे याद नहीं था जो प्राइमरी और फॉरेन की वाला टॉपिक है ये मिस हो रहा था, तो आज मैं इसको बीच में शामिल कर रहा हूँ। ओके, तो यहां पर मैं एक कमेंट का ब्लॉक बना लेता हूं और इस ब्लॉक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं प्राइमरी की और उसके साथ साथ फॉरेन कीज की। ओके, जो प्राइमरी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है there can be a single primary key in a table. Number 2, जो second property है, can only contain unique values. इसका मतलब ये है कि जो कॉलम जिसको आपने प्राइमरी की बना दिया उसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी यूनिक होंगी, उसमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं आ सकती, अदरवाइज जो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है वो फेल हो जाएगा। प्राइमरी की फील्ड और कॉलम कैन नॉट बी नल। उसके साथ साथ जो प्राइमरी की वाला कॉलम है उसमें जो उसके सेल्स आ रहे होते हैं उसमें से कोई भी सेल नल नहीं रह सकता, यानी कि उसमें वैल्यू लाजमी आनी चाहिए। अब आते हैं फॉरेन की तरफ। There can be more than one foreign keys in a table. एक चीज यहां पे और मैं मिस कर गया हूं, वो भी मेंशन कर देता हूं। Table containing the primary key is called a parent table. इसको नीचे लिख देते हैं, कट करके यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, देयर कैन बी मोर देन वन, देयर कैन बी वन और मोर ज्यादा बेहतर रहेगा। देयर कैन बी वन और मोर फॉरेन कीज इन अ टेबल। नंबर 2, foreign key can contain repeating values. Foreign key can also contain null values. Foreign key should have the same data type as primary key. इसका मतलब ये है कि ये जो शुरू वाले पॉइंट्स हैं ये तो सिंपल है, मतलब देयर कैन बी मोर देन वन फॉरेन कीज इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। उसके साथ साथ फॉरेन की कैन कंटेन रिपीटिंग वैल्यूज, जो फॉरेन की वाला कॉलम है उसमें रिपीटिंग वैल्यूज भी आ सकती हैं। और उसके साथ जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है फॉरेन की कैन आल्सो कंटेन नल वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि नल एंड एम्प्टी, तो नल का मतलब भी कुछ नहीं होता, यानी कि नल मीन्स नथिंग। नल मैंने यहां पे मेंशन इसलिए किया है कि अक्सर वहां पे आपको नल लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आपको नल लिखा हुआ नजर नहीं आता तो उसके लिए मैंने एम्प्टी लिख दिया, यानी कि सेल आपको खाली नजर आएगा। जिसमें फिफ्थ वाला पॉइंट है वो क्या कहता है, फॉरेन की शुड हैव द सेम डाटा टाइप
डाटा टाइप एज प्राइमरी की। इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइमरी की डाटा टाइप होगी वही सेम डाटा टाइप फॉरेन की होगी, अदरवाइज जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है ये काम नहीं करेगा। ओके, तो जी ऊपर नोट लिखा हुआ है, नोट नीचे भी लिखना पड़ेगा। Foreign key is called a child table. जिस टेबल में फॉरेन की पड़ी होगी और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी की है वो किसी दूसरे टेबल में पड़ी होगी, जो प्राइमरी की वाला टेबल है उसको क्या कहेंगे, पेरेंट टेबल, और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन की वाला टेबल है उसको चाइल्ड टेबल कहेंगे। ये नीचे मैंने मेंशन कर दिया इस जगह पे। ओके, तो अब क्विकली चलते हैं PHP माई एडमिन पे, और वहां पे जाके आपके सामने मैं प्राइमरी की और फॉरेन की क्रिएट करता हूं। एक और की है, उसका भी आप नाम सुनेंगे, उसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है वो क्या होती है असल में, दिस टाइप ऑफ की कंटेन्स मोर देन वन कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा कॉलम्स को आपस में कंबाइन करके तो एक कंपोजिट प्राइमरी की बना दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कॉलम है इस तरह से आईडी के नाम से, और ये इसको मैं कह देता हूं ये प्राइमरी की है, तो आप लोग की जानते हैं कि जो प्राइमरी की वाला कॉलम है उसमें इस तरह से रिपीटिंग वैल्यूज नहीं आ सकती, तो ये प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट यहां पे फेल हो रहा है। नीचे अगर 2 आ जाता है तो ठीक है, यानी कि यूनिक वैल्यू हमेशा आएगी। अगर 1 आ चुके तो 1 दोबारा नहीं आ सकता। अब यहां पे 2 आ गया तो 2 दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन ये जो केस है कंपोजिट प्राइमरी की का, इसमें एक से ज्यादा कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको कंबाइन करके एक सिंगल कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं। तो कंपोजिट, जब कंपोजिट एक डिक्शनरी वर्ड है तो इसका मतलब है दो चीजों को कंबाइन किया आपस में, उनको कंबाइन करने के बाद ये की बनती है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं मोबाइल नंबर फॉरेन की, सॉरी इसको कहते हैं, इसको लिख लेते हैं प्राइमरी की। मोबाइल नंबर एक प्राइमरी की है क्योंकि वो अपने टेबल में होगा। उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं यूजर आईडी जो कि फॉरेन की होगा। अब यूजर आईडी बेसिकली वो यूजर है जो कि मोबाइल नंबर परचेज करेगा। अब मैं अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन करूं कि आपने अगर एक नंबर परचेज कर लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 0300 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने ये नंबर परचेज कर लिया, क्या आपके अलावा ये सेम नंबर कोई और परचेज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं 1। इसके आगे मैंने 1 लिख दिया, और लेट सपोज, अब बाय द वे जैसी यहां पे रिक्वायरमेंट मेरे सामने आ रही है, इसका चेक एंड बैलेंस हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू रखना पड़ेगा। यानी कि चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो यूजर है इसके पास ये नंबर अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल है नंबर, तो इसका मतलब ये है कि नंबर किसी और को नहीं मिल सकता। यानी कि ये नंबर अगर किसी यूजर को असाइन हो चुका है तो किसी दूसरे यूजर को नहीं मिल सकता। तो जो मैं बात आपके साथ करना चाह रहा था उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं। एग्जाम्पल मैंने वैसे ही लिखी, बल्कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है उस केस में जैसे ये दो कॉलम्स है मेरे पास, इनको मैं आपस में कंबाइन कर दूंगा। इनको कंबाइन करने के बाद ये कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। अब इसमें वैल्यूज कैसे आएंगी? अब यहां पे देखें, जो ऊपर प्राइमरी की थी उसमें क्या था, 1 आ गया था, 1 दोबारा नहीं आ सकता। अब नीचे हमारे पास पेयर की शक्ल में वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि जो पहला पेयर आया वो 0300 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये दोबारा पेयर नहीं आ सकता। ये वाला पेयर रिपीट नहीं हो सकता। यहां पे जो प्राइमरी कंपोजिट प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है वो फेल हो जाएगा, वो इसको आने ही नहीं देगा, एरर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला यहां पे मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आया हुआ है, कॉम्बिनेशन में डिफरेंट नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं 2, तो ये 2 2 3 4 5 6 7 ये नंबर पहले किसी भी यूजर को असाइन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि
ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है वो टोटली डिफरेंट है। तो जो कॉम्बिनेशन एक दफा आ गया वो आगे दोबारा नहीं आ सकता। तो कंपोजिट प्राइमरी की का ये कंस्ट्रेंट है। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्विकली मैं अपने पास PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूं, लोकल होस्ट। काफी सारा मैंने जूम इन किया हुआ है ताकि आप लोगों को ठीक से नजर आता रहे। अब यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं PHP माई एडमिन पे। मैंने PHP माई एडमिन पे क्लिक किया और मेरे सामने ये एरर मैसेज आ गया, MySQL said कैन नॉट कनेक्ट इनवैलिड सेटिंग्स, कनेक्शन फॉर कंट्रोल यूजर एज डिफाइंड इन योर कॉन्फ़िगरेशन फेल्ड। ये मुझे लग रहा है कि मैंने इसका मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया। ओके, तो मैं MySQL वाला जो मॉड्यूल है उसको स्टार्ट कर देता हूं। मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, इसको ऑफ करता हूं और रीट्राई टू कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूं और मैं क्विकली PHP माई एडमिन के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहां पे मैं टेस्ट अंडरस्कोर DB पे क्लिक करता हूं और जो लेफ्ट वाला मेन्यू है इसको गायब कर देता हूं। यहां पे देखिए मेरे पास जो डेटाबेस है उसका नाम है टेस्ट अंडरस्कोर DB और उसमें जो टेबल अवेलेबल है, टेबल का नाम है यूजर्स। एक सिंगल टेबल पड़ा हुआ है। अगर आप इस टेबल की फील्ड्स को चेक करना चाहते हैं तो मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूं। तो ये इसकी फील्ड्स मुझे नजर आ गई, ID, उसके बाद फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, उसके बाद ईमेल है। तो मैं यहां पे काम करता हूं, जो मेरे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है इसको मैं ड्रॉप करता हूं, यानी कि मैं इसको डिलीट करता हूं। तो नए सिरे से एक नया टेबल बनाते हैं और उसमें मैं सबसे पहले प्राइमरी की बनाऊंगा, फिर एक सेकंड टेबल बना के उसमें इस टेबल की फॉरेन की बनाऊंगा। अब यहां पे आप एक चीज देख लें, मैं टेबल जो है इसको ड्रॉप कैसे करता हूं। मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया और डेटाबेस के जितने भी टेबल्स थे मुझे यहां पे एक टेबल की शक्ल में रोज में नजर आ जाएंगे। तो मेरे पास एक ही टेबल है यूजर्स के नाम से, मैं इसको चेक कर देता हूं, यानी कि टिक कर दिया और विद सिलेक्टेड। अब नीचे मेरे पास ऑपरेशंस आ रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि इसको तुमने सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन इसके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। तो मैं एम्प्टी ड्रॉप, यहां पे लिखा हुआ है डिलीट डाटा और टेबल, ये ऑप्शन है और इसके अंदर एम्प्टी लिखा हुआ है। एम्प्टी का मतलब है कि टेबल रहने दो, टेबल को डिलीट मत करो, लेकिन जो उसके अंदर डाटा है उसको खत्म कर दो। और अगर मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूं तो टेबल डिलीट हो जाएगा, टेबल इटसेल्फ डिलीट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये सामने एक ऑप्शन आ रही है इसी रो में, ये ड्रॉप के नाम से, साथ रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है। अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूं तो टेबल ड्रॉप हो जाता है। इस पे क्लिक किया और मेरे सामने जो क्वेरी एग्जीक्यूट होने लगी है वो ये है, ड्रॉप टेबल यूजर्स। ये क्वेरी है जिसकी वजह से बेसिकली टेबल ड्रॉप हो रहा है। मैंने ओके पे क्लिक किया और टेबल ड्रॉप हो गया। इस टाइम पे जो मेरे पास डेटाबेस है अब वो खाली पड़ी है, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो जो टेबल मैंने भी ड्रॉप किया मैं एक सेम वैसा ही टेबल फिर से बना लेता हूं यूजर्स के नाम से। इसको सेव करते हैं। मैंने साथ ही गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने के बाद जो इसका फर्स्ट कॉलम था उसको मैंने नाम दे दिया ID का, उसकी डेटा टाइप इंट है और मैं चाहता हूं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। असल में ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने गो पे क्लिक किया। जो अभी मैं वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं एग्जाम का, अगर आप इससे पुराना वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सामने ये विंडो नहीं है, ये जो पॉपअप मेरे सामने आ गया है ये आपके सामने नहीं आएगा। मतलब इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी पे अगर आप आते हैं या आप कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में बेसिकली आपके पास ये पॉपअप नहीं खुलेगा। तो इस चीज से आपने घबराना नहीं है। ओके, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया और उसके बाद ये बेसिकली फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम की जो डाटा टाइप है varchar, इसकी लेंथ 20। उसके बाद लास्ट नेम है, लास्ट नेम की डाटा टाइप varchar, इसकी भी लेंथ 20। उसके बाद ईमेल है, जो ईमेल है उसकी लेंथ 50 और इसको मैं varchar कर देता हूं ईमेल को भी। स्क्रॉल डाउन करके जो मैं स्टोरेज इंजन यूज कर रहा हूं वो InnoDB है। ये देखें, इंपॉर्टेंट है ये स्टोरेज इंजन, नीचे लिखा हुआ है InnoDB। इसको मैं सेव करता हूं। इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। मेरे पास एक सिंगल कॉलम है जिसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूं, लेकिन उसमें मसला आ रहा है। अब एक से ज्यादा कॉलम्स को मैं बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल मेरे पास एरर आ रहा है। ये एरर आना तो नहीं चाहिए। सेव। देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम,
तो मेरे पास एक सिंगल कॉलम आ रहा है जिसको मैं ऑटो कर रहा हूँ आईडी के नाम से, और मैं सिर्फ उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एक से ज्यादा कॉलम्स को तो नहीं कर रहा। चलिए पेज रिफ्रेश करते हैं, अक्सर ऐसे मसले भी आ जाते हैं। टेस्ट अंडरस्कोर डीबी, और यहाँ पे आके मैं यूजर्स के नाम से डेटाबेस टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। गो पे क्लिक किया, सबसे पहले आईडी आ गया, और जो की है वो बेसिकली प्राइमरी होगी। मैंने गो पे क्लिक किया, उसके बाद ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट पे मैंने चेक कर दिया। फिर फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, और उसके बाद ईमेल है। ये सारा कुछ, इनकी जो डेटा टाइप है असल में वो वारचार आएगी। 20, 20, 50, वारचार और वारचार। तो क्विकली मैंने आपके सामने टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने सेव पे क्लिक किया। पहले टेबल क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन इस दफा टेबल क्रिएट हो गया, और ये इसके आपको बाकी के एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। डिफॉल्ट वैल्यू नन है, उसके बाद एक्स्ट्रा, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, और यहां पे नोट करें जो आईडी है उसके साथ एक गोल्डन कलर की की आ गई है, तो ये बेसिकली प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप आगे चलते हैं तो जो प्राइमरी ये जो प्राइमरी लिखा हुआ है, जो की का यहाँ पे कलर आ रहा है वो ग्रे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कॉलम प्राइमरी की बन चुका है। जो बन चुका होता है वहां पे की का कलर ग्रे आ रहा होता है, जो नहीं बना हुआ होता है वहां पे गोल्डन आ रहा होता है। ओके, तो क्विकली एक और यहां पे टेबल क्रिएट करते हैं। फिर से मैं टेस्ट अंडरस्कोर डीबी पे जाता हूं, और यहां पे जाके मैं मोबाइल नंबर के नाम से टेबल क्रिएट कर लेता हूं, और इसमें 2 फील्ड्स होंगी असल में। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो इसमें फर्स्ट वाला कॉलम आएगा वो नंबर के नाम से आ जाएगा। ये फोन नंबर कह लें इसको, फोन नंबर। इसकी जो डेटा टाइप है वो वारचार होगी, और वारचार मैंने इसलिए रखी है, अगर आप इसको इंटीजर रख देते हैं तो उसमें क्या होगा, जो शुरू में जीरोज आ रहे होते हैं वो नहीं आएंगे फिर। यानी फॉर एग्जांपल कोई नंबर आ जाता है जैसे 0092 और 0425761212112, मतलब इस तरह का अगर कोई नंबर आता है तो जो ये स्टार्ट में 0 आ रहे हैं फिर वो जीरोज नहीं आएंगे अगर आप इसकी डेटा टाइप इंट यूज करते हैं। तो इंट के केस में जब ये डाटा सेव होगा तो शुरू वाले जीरोस खत्म हो जाएंगे। तो इन जीरोस को रखने के लिए ज्यादा बेहतर ये कि इसकी टाइप आप वारचार यूज करें। दूसरी चीज, कोई भी आपका डाटा जिसपे आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, उसके लिए हमेशा वारचार का इस्तेमाल करें। इसको लेट सपोज मैं लेंथ दे देता हूं 15, और जो नीचे वाला कॉलम है ये फॉरेन की का कॉलम होगा। यहां पे मैं लिखता हूं यूजर आईडी। अब जो यूजर आईडी है वो यहां पे फॉरेन की बनेगी, और यहां पे नोट करें इसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर ही रखी है, और इंटीजर ही डाटा टाइप प्राइमरी की वाले कॉलम की है। उसके साथ साथ जो स्टोरेज इंजन है वो इनोडीबी है, ये नीचे देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सेव करता हूं। सबसे पहले इसको मैं प्राइमरी की बना लूं, जो कि फोन अंडरस्कोर नंबर वाला कॉलम है, इंडेक्स प्राइमरी। जब भी आप किसी कॉलम को प्राइमरी की या फॉरेन की बना रहे होते हैं वो साथ इंडेक्स भी बन जाता है, तो ये चीज याद रखें। सेव, मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के साथ ही मेरे सामने ये सेकंड वाला टेबल आ गया। अब अगर मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास 2 टेबल्स आ रहे हैं, एक मोबाइल अंडरस्कोर नंबर के नाम से और एक यूजर्स के नाम से। अब जो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर के नाम से टेबल है, मैं उस पर जाता हूं और उसके स्ट्रक्चर पे जाके तो फॉरेन की क्रिएट करता हूं। फॉरेन की क्रिएट करने के लिए जिस टेबल के कॉलम को मैं फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ, मैं उस टेबल की उस रो में जाऊंगा। उस रो पे जाने के बाद मैं इंडेक्स पे क्लिक करूंगा, उसको सबसे पहले इंडेक्स बनाऊंगा। ये मैंने उसको इंडेक्स बना दिया। जब इंडेक्स इसको बनाऊंगा तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ऑल्टर टेबल, आगे टेबल का नाम आ जाएगा, ऐड इंडेक्स, और ये क्वेरी बनती है। यहां से लेके यहां तक क्वेरी बनती है। तो बेशक आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर लें उसको इंडेक्स बनाने के लिए, बेशक जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं आप इसका यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कर लें। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ओके पे क्लिक किया तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और इसका रिजल्ट ऊपर आ गया। मैं इसको रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट, क्वेरी टुक 0.1830। ये जो ऊपर ग्रीनिश येलो सा कलर आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई और साइड पे ग्रीन कलर का टिक नजर आ रहा है। ओके, तो अब मैं टेस्ट अंडरस्कोर डीबी पे क्लिक करता हूं। टेस्ट अंडरस्कोर डीबी पे क्लिक करने के बाद
अब मेरे पास ऊपर जो नेविगेशन बार है उसमें काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। उसमें स्ट्रक्चर है, फिर SQL है, सर्च, उसके आगे क्वेरी, फिर एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट, फिर ऑपरेशंस, उसके बाद प्रिविलेजेस, फिर रूटीन्स, उसके बाद मोर में अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास डिजाइनर आ जाता है। मैंने डिजाइनर पे क्लिक किया। डिजाइनर पे क्लिक करने के बाद जो मेरे टेबल थे स्क्रॉल डाउन करने पे मेरे सामने आ गए। अब ये मेरे 2 टेबल्स थे और टेबल के अंदर जो उनकी फील्ड्स थी वो आपको यहां पे नजर आ रही हैं। अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक मेन्यू है और अगर मैं यहां पे आता हूं तो यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट रिलेशन। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक कर देने के साथ ही जो मेरा कर्सर है आप देख सकते हैं उसके साथ रेफरेंस्ड, सिलेक्ट रेफरेंस्ड की लिखा हुआ आ गया। तो जो रेफरेंस्ड की होती है वो प्राइमरी की होती है असल में। तो यहां पे मैं प्राइमरी की सिलेक्ट करूंगा जो कि यूजर्स वाले टेबल में है। मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अब वो मैसेज चेंज हो गया है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट फॉरेन की। तो जिस टेबल में मैं आईडी को फॉरेन की बनाना चाह रहा हूं अब मैं वहां पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें यूजर आईडी, मैं इस पे क्लिक कर दिया और अब मेरे पास कुछ ये नीचे ऑप्शंस आ रही हैं। क्रिएट रिलेशन, फॉरेन की। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो लिखा हुआ है कैस्केड, उसके बाद सेट नल, नो एक्शन, रिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने इनके बारे में बात नहीं की, अभी इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं कैस्केड बना देता हूं। कैस्केड ऑन डिलीट, कैस्केड ऑन अपडेट, कैस्केड। मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने से यहां पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन बन गई जो कनेक्ट कर रही है इस आईडी को, यूजर्स वाले टेबल में जो आईडी है यूजर अंडरस्कोर आईडी के साथ जो कि मोबाइल अंडरस्कोर नंबर के अंदर अवेलेबल है। तो ये रिलेशनशिप को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। और यहां पे आप देखें जो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर वाला टेबल है, यहां पे जो ग्रीन लाइन कनेक्ट कर रही है इसके साथ, वो आगे से उसका जो एज है वो थोड़ा सा मोटा बना हुआ है। तो ये मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। जो पिछला वाला एज है जो कि यूजर्स वाले टेबल से निकल के आ रहा है वो बिल्कुल छोटा सा है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है। ओके, वापिस चलते हैं। अब जो यूजर्स के नाम से टेबल है मैं उस पर चलता हूं, बल्कि यूजर्स वाला जो टेबल है उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। अब जो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर वाला टेबल है, अगर मैं उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है ब्राउज फॉरेन वैल्यूज। ठीक है, तो फॉरेन वैल्यू अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जितनी वैल्यूज प्राइमरी की में आएंगी वो सारी की सारी फॉरेन में आएंगी, यानी कि वही फॉरेन में आ सकती हैं जो प्राइमरी की में आ चुकी हैं। जो प्राइमरी की में नहीं आई वो फॉरेन में भी नहीं आ सकती। तो सबसे पहले कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं यूजर्स में। इंसर्ट, और फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम जॉन स्मिथ @example.com। जो नेक्स्ट है साजिद अली, साजिद @hotmail.com। मैंने गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने से ये इंसर्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और जो डाटा था वो टेबल में इंसर्ट हो गया। मैंने जैसे ब्राउज पे क्लिक किया तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, एक जॉन के नाम से, एक साजिद के नाम से। अब लेट्स सपोज जॉन चाहता है कि उसने कुछ परचेज करना है, तो वो कैसे परचेज करेगा? कोई नंबर उसने फॉर एग्जांपल परचेज करना है, उसके लिए ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा वो मोबाइल नंबर में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने से अब यहां पे आप नोट कर सकते हैं जो यूजर अंडरस्कोर आईडी है असल में, जो उसके आगे ये वाला पार्ट आ रहा है, इसमें सिर्फ वही वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं जो प्राइमरी की वैल्यूज थी, जो कि यूजर्स वाले टेबल में अवेलेबल थी। एक यूजर की आईडी 1 है, जो दूसरा यूजर है उसकी आईडी 2 है। तो यहां पे जो फॉरेन की है वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज प्राइमरी की वाले कॉलम में अवेलेबल है सिर्फ वही वैल्यूज यहां पे आ सकती हैं, उसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। तो मुझे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करना होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 0300 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक नंबर है और ये नंबर मैंने 1 को असाइन कर दिया, तो 1 जॉन स्मिथ था असल में। मैंने गो पे क्लिक किया और ये नंबर उसको असाइन हो गया, किसको? जॉन को। अब अगर मैं ब्राउज पे जाता हूं तो ब्राउज पे देखें यहां पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, और 1 क्या है? बेसिकली यूजर आईडी है। यूजर आईडी किसकी है? अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो देखें मुझे पता चल गया ये जॉन स्मिथ की यूजर आईडी है। ओके, अब इसमें मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया
इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने 2 पे क्लिक किया और एक डिफरेंट नंबर है, इस दफा मैं वो एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। एक और नंबर इंसर्ट करवा लेते हैं और इस दफा मैं करवा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 111 के नाम से एक नंबर आ गया। और ये किसने परचेज किया? ये यूजर आईडी जो कि 1 है उसने परचेज किया। मैंने गो पे क्लिक किया और मैं जैसे ही ब्राउज पे गया तो मेरे पास इस वक्त 3 रिकॉर्ड आ रहा है। अब एक चीज आपको याद होगी, जब मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया था, जैसे ही मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया था तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आई थी, जिसमें एक ऑप्शन थी कैस्केड के नाम से, कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट के नाम से। तो ये बेसिकली कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है। अब कैस्केड वाली ऑप्शन जो मैंने सिलेक्ट की हुई है उसमें क्या होता है, उसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी की रिमूव कर देता हूं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फॉरेन की में वैल्यू पड़ी हुई है वो भी रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो यूजर आईडी 1 की आ रही है और दूसरी वैल्यू वो भी यूजर आईडी 1 की आ रही है। जो एक वैल्यू है वो यूजर आईडी 2 की आ रही है। तो अगर मैं जो मेरा प्राइमरी की वाला टेबल है, यानी कि जो पेरेंट टेबल है, अगर मैं उसमें जाके यूजर 1 को डिलीट कर देता हूं तो डिलीट होने के साथ ही साथ क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड यहां पे आपको 2 नजर आ रहे हैं, यानी कि ये वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला, ये दोनों रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। आपको करके दिखाता हूं। यूजर्स और यहां पे मैं जॉन को डिलीट कर देता हूं। जॉन को मैंने, बल्कि काम करते हैं, जो दूसरा वाला टेबल है उसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूं ताकि जैसी चेंज आता है वो चेंज आपको साथ ही नजर आए। देखिए मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। जो यूजर 1 है असल में, जिसकी आईडी 1 है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूं यूजर्स वाले टेबल में से। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट बेशक ना भी करें, डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक कर दें। तो सिलेक्ट वाली ऑप्शन अगर आपने एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने डिलीट पे क्लिक किया और रिकॉर्ड डिलीट हो गया। डिलीट हो जाने पे अब क्या हुआ, मेरे पास एक रिकॉर्ड रह गया जो कि 2 है। अब अगर मैं अगले टेबल पे जाता हूं और इसको मैं ब्राउज करता हूं, यानी कि रिफ्रेश करता हूं, तो देखें मेरे पास एक सिंगल रिकॉर्ड रह गया। क्यों? क्योंकि जो ये वाला टेबल है इसमें जो आईडी नंबर 1 आ रहा था और जो उसका यूजर्स के नाम से टेबल था, वहां से मैंने वो आईडी नंबर 1 रिमूव कर दिया था, यानी कि वो रिकॉर्ड ही रिमूव कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसका इफेक्ट यहां पे भी आया था। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जितनी भी आगे फॉरेन की में पड़ी हुई थी वो सारे का सारे रिकॉर्ड खुद ब खुद डिलीट हो गया। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा एक्सीडेंटली फॉरेन की जो प्राइमरी की है उसकी कोई रो या उसका कोई टुपल आप कह सकते हैं, या आप उसका कोई रिकॉर्ड कह सकते हैं, वो डिलीट करना चाह रहा है और आप चाहते हैं कि यूजर को नजर आता रहे कि वो इसको डिलीट ना कर सके अगर वो की ऐसा वैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो डेटाबेसेस हैं उनमें अच्छा खासा डाटा होता है और कोई यूजर एक्सीडेंटली प्राइमरी की वाले टेबल में जाता है और वहां पे जाके किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करता है, तो जो पीछे मैंने कंस्ट्रेंट अभी आपको दिखाए थे जिसमें एक कैस्केड था, उसमें नो एक्शन था, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट था और एक और था वो पता नहीं क्या था। तो अगर आपने कैस्केड के अलावा कोई भी दूसरी ऑप्शन चूज की हुई है तो वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस रिकॉर्ड से रिलेटेड आगे फॉरेन की में रेफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे ये रेफरेंस कहां से आ रहा है, ये प्राइमरी की से आ रहा है जो कि 2 है। तो जो डेटाबेस है आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों को। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ये काफी सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू आप फॉरेन कीज बना सकते हैं, क्योंकि काफी लोग स्पेसिफिकली PHP माई एडमिन यूज करते हुए टेंशन में आते हैं कि फॉरेन की कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये काफी आसान तरीका है। तो आई होप ये वीडियो लेसन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा और इसमें आप मुझे इसके रिव्यूज दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको किसी जगह पे हेल्प रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, उसके साथ जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करता हूं आपके पास अपडेट्स आती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।